Hello all. This is the sixth lecture of the unit first, some basic concepts of chemistry for class 11. And here in this unit, in this topic, I would cover chemical equations, stoichiometric calculations, and concepts of limiting reagent in stoichiometric calculations. So the contents of this lecture are first, we will go for what is the concept of chemical reaction. I will give you the concept of chemical reaction. Afterwards, I will teach you about chemical equations. So what are chemical equations and what's a balanced chemical equation? And related to this is information from the balanced chemical equation. And after that, I will introduce you the stoichiometric calculations and the concept of limiting reagent. And finally, in order to check that these concepts are completely understood, I will do some problems, some selected numerical problems on stoichiometry, and will give you an assignment other problems on, so that this concept becomes clear. So सबसे पहला है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर. ये होता है केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू गिव राइज टू न्यू कंपाउंड्स. एटम्स रीअरेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो नए कंपाउंड्स. तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा. पहली एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे रहा हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको हम रिएक्ट करते हैं HCl. ये चीज जो है NaOH, ये एक अलग बेसिक कंपाउंड, इसका बेसिक नेचर है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है. HCl इसका एसिडिक नेचर है. ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं न्यू सेट ऑफ सब्सटेंसेस. वो न्यू सेट ऑफ सब्सटेंसेस क्या है? वो है एक NaCl प्लस H2O. ये दो सब्सटेंसेस. तो इसमें क्या हुआ, इस वाली रिएक्शन में Na पहले था OH के साथ, H जो था ये Cl के साथ था. ये यहाँ से H निकल के, यहाँ से OH निकल के, ये जो है ये रीअरेंज हुए. ये एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ. इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया H2O. N और Cl ये दो जो है ये मिलके इन्होंने दूसरा सब्सटेंस बनाया NaCl. तो मतलब इस रिएक्शन में ना कोई नया एटम बना, ना कोई पुराना एटम खत्म हुआ. खाली एक केमिकल रिएक्शन में है जो डाल्टन का कॉन्सेप्ट है. ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो उनकी बात डिफरेंट है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस है, उनमें खाली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है और बनते हैं हमारे नए कंपाउंड्स. यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पर H2O बन गया. अब दूसरी एग्जांपल में अगर दे दूं आपको C प्लस O2, ये खाली कार्बन एटम्स का बना है. C और O2 खाली ऑक्सीजन. ये दोनों जब कंबाइन करते हैं ये देते हैं CO2. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया. दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, ये बना लेते हैं एक नया सब्सटेंस. नया सब्सटेंस कैसे हम पहचानते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है. तो ये एटम्स के रीअरेंजमेंट को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एक और एग्जांपल यहाँ पर जो है, पहली एग्जांपल में दोनों कंपाउंड से NaOH मल्टीपल एलिमेंट्स के बने हैं. सोडियम का बना है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बना है. सोडियम का ये दोनों कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स और कंपाउंड. यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये दोनों एलिमेंट्स और ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है. तो ये चीजें जो है, या तो दोनों एलिमेंट्स या तो दोनों कंपाउंड्स. तीसरी एग्जांपल जो है मैं आपको दे दूंगा जिंक. ये जब
कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये बना लेता है जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो कंपाउंड्स पहले रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तीसरी रिएक्शन में ये एलिमेंट है, ये वाला कंपाउंड है। तो ये रिएक्शंस किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में हो सकती है, दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, या दो से ज्यादा भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के बीच में हो सकती है, या एक ही रिएजेंट एक ही कंपाउंड में हो सकता है, कंपाउंड में हो सकती है रिएक्शन। एक ही कंपाउंड की रिएक्शन में आपको थोड़ा लेटर दे दूंगा वो एग्जांपल। तो गर्ज ये है कि इन्वॉल्व इसमें जो है नई मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पुराने मॉलिक्यूल्स जो है वो खत्म होते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, पुराने एटम्स कंबाइन करके नए कंपाउंड। इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो पहले होते हैं, रिएक्शन से पहले होते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है जिंक, कार्बन, कॉपर क्लोराइड, इसमें है कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये है रिएक्टेंट्स। दूसरी बात हमने सीखी कि रिएक्टेंट्स जो है वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट्स भी है, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकते हैं। एक वाला रिएक्ट जो मैं आपको रिएक्शन के एग्जांपल दूंगा, MgCO3, ये देखिए ये एक ही रिएजेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये डिकम्पोज होता है हीटिंग में, MgO+CO2। इस चीज में रिएजेंट्स जो है वो, रिएक्टेंट्स जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, 1 2 3, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट्स भी जो है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है, इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बताई। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी टाइप्स की है, कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैं आपको इस स्लाइड में बता दूंगा। तो ये 5 टाइप्स है। पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन। कंबाइन क्या मतलब, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। कार्बन जो है ये एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन है ये दूसरा रिएक्टेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंबाइन हो गए। तो इस वाली रिएक्शन को जो है, इस वाली रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल बना देते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो है, टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो सिंगल रिप्लेसमेंट, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, अगर मैं जिंक ले लूंगा, इसको कॉपर क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूंगा, तो कुछ टाइम के बाद जो है कॉपर डिपॉजिट होता है एज सॉलिड, और ये जो है जिंक डिसॉल्व होता है, ये बना लेता है ZnCl2। ये वाली रिएक्शन जो है, इसमें क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर क्लोराइड, कॉपर को रिप्लेस किया, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, कॉपर को अलग निकाला और खुद मिला Cl2 के साथ। तो इस वाली रिएक्शन को जो है, इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस किया तो फिर प्रोडक्ट बनाया, तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तीसरी वाली जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की बात हम करें, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। जब उसको आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो ये बना लेता है एक वाइट सब्सटेंस AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। तो इसने दो जो प्रोडक्ट्स बना दिए, दो जो नए मॉलिक्यूल्स बना दिए। ये कैसे बन गए, यहाँ पर सिल्वर ने जो है ये रिप्लेस किया किसको, N को, और N ने इन टर्न रिप्लेस किया
इसने Na को सोडियम को सॉरी सिल्वर ने सोडियम को रिप्लेस किया NaCl से, और Na ने इन टर्न रिप्लेस किया सिल्वर को AgNO3 से। तो इस वाली रिएक्शन को जो है उसको हम डबल रिप्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन चौथा जो है चौथा टाइप, इसमें क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं एक प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में उसका रिवर्स है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसको जब हीट करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को तो ये MgO प्लस CO2 प्रोडक्ट्स दे देता है। हीटिंग जब अब इसको करते हैं 300 से अबो 300 डिग्री सेल्सियस से अबो, तो ये स्टार्ट होता है ब्रेक होना। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाली रिएक्शन को जहां पर एक रिएक्टर ब्रेक होता है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उस वाली रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके बाद जो एक और मेन टाइप है रिएक्शंस का वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन तो पता ही है आपको कि बर्निंग जो है वो काफी रैपिड होता है। कंबशन जो है वो रैपिड भी हो सकता है या स्लो कंबशन भी हो सकता है। तो कंबशन जो रिएक्शंस है इनको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। कंबशन ये वाला जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन भी है और कंबशन। कार्बन को जो है ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ये दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली जो है ये कंबशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें हीट बहुत रिलीज हो, इसमें ऑक्सीडेशन होती है। ये कॉम्बिनेशन भी है और कंबशन रिएक्शन भी है। दूसरा, आपको हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, वो देता है H2। ये वाली रिएक्शन भी जो है कंबशन रिएक्शन। मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में। तो कंबशन रिएक्शन में मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन होता है। ये एक रैपिड स्टेज पे जो है, अगर लोअर रेट पे होगी तब ऑक्सीजन बोलेंगे, अगर रैपिड पे जो होंगे तो कंबशन रिएक्शन को बोल देंगे। तो अब बात ये है कि ये आपने पढ़ा एक बेसिक रिएक्शंस का टाइप। दूसरा क्या है कि एक ही रिएक्शन को मल्टीपल वेज में जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यही एग्जाम्पल दी, यही एग्जाम्पल मैंने आपको कंबशन रिएक्शन में दी। तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसीलिए आप आगे आगे जब पढ़ते जाएंगे 11th क्लास में 12th क्लास में आप रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पर जिसको मैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा हूँ उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये नेम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्लासिफाई एक रिएक्शन को डिफरेंटली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 टाइप्स है। इसके बाद है काफ़ी सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, जो आप पढ़ते रहेंगे आगे के क्लासेस में या आप आगे के चैप्टर्स में पढ़िए। मैं जस्ट एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब इसके बाद है कि अब अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, उस चीज को जो है हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको अभी तक जो एग्जाम्पल वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन जो है रिएक्शन है, कार्बन burns in oxygen, give कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है। ये दोनों जो है कंबाइन होते हैं, ये बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जिस हिसाब से करते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम सिंबल्स लिखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन
गिव्स, जो पहले रिएक्टेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स भी लिखते हैं और प्रोडक्ट्स जो है उनके सिंबल्स भी लिखते हैं, उनको हम एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं एक एरो साइन से। ये एक सिंपल केस ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर कार्बन एक एलिमेंट है, रिएक्टेंट्स आर written on the left side and products are written on the right side। ये सिंपल केस है। इस केमिकल रिएक्शन को हम इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, फर्दर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। हम अगर लिखते हैं कार्बन को, अगर हमें इंडिकेट करना है एक केमिकल इक्वेशन में स्टेट, स्टेट क्या मतलब आपको मैंने पहले ही यूनिट में बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो नॉर्मली इन रिएक्शंस में सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट में सिंबल्स के साथ। अगर हम एस से इंडिकेट करेंगे तो वो है सॉलिड, अगर हम एल से इंडिकेट करेंगे वो है लिक्विड, अगर हम जी से इंडिकेट करेंगे तो वो है गैस। ये 3। अगर मैं इसी एग्जाम्पल में अब इनकी फिजिकल स्टेट भी, कार्बन जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें एक केमिकल इक्वेशन दे देती है जो अगर हम उसमें दिखाना चाहें। दूसरी बात जो है, सॉलिड्स को हम कभी कभी, खासकर अगर वेट केमिस्ट्री रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट बन जाता है, उसको हम इस डाउन एरो से भी दिखा देते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। लिक्विड्स को एल से ही लिखते हैं, गैस को कभी हम लिखते हैं, खासकर जहाँ पर इफर्वेसेंस, जहाँ गैस रिलीज होता है रिएक्शन में, उसको हम अपवर्ड एरो से भी दिखा देते हैं। तो ये वाले साइंस जो है ये हम केमिकल इक्वेशंस में, डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस में यूज करते हैं, तो इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने बता दिया, जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैंने आपको एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल रिएक्शन की थी, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और एरो के साथ, वो सिंगल एरो के साथ वो सेपरेटेड हो। लेकिन कई केमिकल रिएक्शंस में आप देखेंगे ये एरो जो है ये इतना सिंपल किस्सा नहीं होता है। ये होता है अगर या तो एक एरो होगा, या तो ऐसे दोनों एरो होंगे, 2 एरो होंगे जो बराबर होंगे, या ऐसे हो सकता है एक एरो बराबर ज्यादा बड़ा होगा, छोटा हो सकता है, या ऐसे हो सकता है फिश हेड एरोज होते हैं, मतलब जिनका एक ही ये चीज है। इनका मीनिंग क्या है, इन डिफरेंट एरोज का मीनिंग क्या है, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। इसका मतलब है कि खाली फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। अगर दोनों एरोज है, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है, और दोनों है, उसमें दोनों रिएक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स वापस डिकम्पोज होते हैं रिएक्टेंट्स में। तीसरा है, अब इसमें दोनों जो है, इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों की सेम है, अगर दो एक ही साइज के दोनों एरोज है। अब तीसरा वेरिएंट क्या है इस एरोज का, एक एरो जो है वो फॉरवर्ड वाला जो एरो है वो बड़ा है, और जो बैकवर्ड वाला एरो है वो छोटा है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये जो है ये ज्यादा ये होती, इसकी प्रोबेबिलिटी हायर होती है जाने की, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रेफर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन है कम। और एक और चीज जो है, ये फिश हेड एरोज जो है, इसका मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। इक्विलिब्रियम अटेन करना क्या है, इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे 11th या 12th क्लास में। इक्विलिब्रियम ये है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर हो चुका है, तो ये वाली जो है, ये वाला साइन जो है ये इक्विलिब्रेटेड रिएक्शन है। ओके, तो अब ये चीजें जो है ये आपको स्टेट भी बता सकता है केमिकल रिएक्शन, इतना इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उससे। एरोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज का मतलब क्या है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कंडीशंस भी डिफाइन होते हैं रिएक्शन के। वो कंडीशंस क्या है,
वो कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा। तो पहले जो है मैं थोड़ा ये रब कर लूंगा। तो केमिकल इक्वेशन के डिफरेंट कंडीशंस जो है वो डिफाइन होते हैं एरो के ऊपर लिखते हैं हम, अगर या एरो के नीचे लिखते हैं। अगर हम एरो के नीचे ये ट्राइंगल बना देते हैं, एक सॉलिड ट्राइंगल या सॉलिड जो ना हो, खाली हॉलो ट्राइंगल जो है, इसका मतलब है कि हम रिएक्शन के लिए हमें हीट चाहिए, हम केमिकल रिएक्शन के लिए हीट दे रहे हैं, तो फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर हम एरो के ऊपर एच न्यू लिखते हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। अगर हम H पॉजिटिव लिखते हैं तो उसका मतलब है ये केमिकल रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में होती है। अगर हम मल्टीपल रिएजेंट्स लिखते हैं ऊपर उसके, तो इसका मतलब है कि कभी कभी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सॉल्वेंट इंडिकेट कर देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, दर्ज मेरा ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें एक केमिकल इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या कभी और जो हम देखते हैं, हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जब हम लिखते हैं तो फिर हम डेल एच लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, C+O2 SO2 गैस, ये जो देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर हम लिखते हैं कोलन के बाद या सेमीकोलन के बाद डेल एच इक्वल टू नेगेटिव। इस डेल एच इक्वल टू नेगेटिव क्या है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, इससे हीट निकल रही है। जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम डेल एच पॉजिटिव लिखेंगे तो मतलब ये हीट ले लेता है, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है। और भी बहुत सारे साइंस हैं। फॉर एग्जांपल हम रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास, हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट से लिखते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो ये सारी जो है ये हमें डिफरेंट, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हमें रिएक्शन क्या दे देती है। तो ये एक तो रिएजेंट्स बता देती है, रिएजेंट्स कौन है, प्रोडक्ट्स कौन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज के नाम क्या है, डिफरेंट फेट्स कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं हम एक केमिकल इक्वेशन में, और डिफरेंट कंडीशंस हम कैसे कर सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट। तो वो वाली इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है। अब दूसरी बात जो है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी तक मैं आपको केमिकल इक्वेशन बता रहा था, अब इसके बाद मैं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट, जो भी केमिकल इक्वेशन ओबे करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas to form water। ये आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन में दे रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बना लेता है वाटर। इसको आप इक्वेशन के द्वारा जो है वो कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को पता ही है आपको, उसका फॉर्मूला है H2 प्लस O2। ये दे देता है, इट गिव्स, जो प्रोडक्ट है ये वाटर दे देता है। तो आप लोगों ने जो है आप इंडिकेट करते हैं इनका फिजिकल स्टेट भी, G और L, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड। तो जब आपने ये इंफॉर्मेशन दी, आपको दूसरा है कि इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि ये जो दो लॉज है ये ओबे करने चाहिए। बैलेंस करने का मतलब है कि आपको एटम्स जो है वो लेफ्ट साइड से भी उतने होने चाहिए, राइट साइड से भी उतने होने चाहिए।
अगर हम लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन और उसी टाइप के एटम्स होने चाहिए। अगर हम लेफ्ट साइड से अब एटम्स देखते हैं, हाइड्रोजन है 2H एटम और 2O एटम्स, 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 ऑक्सीजन के। राइट साइड से यानी कि प्रोडक्ट साइड से 2 हाइड्रोजन्स के तो बराबर आ रहे हैं और ऑक्सीजन का है एक ही ऑक्सीजन आ रहा है। अब इसको बराबर करने के लिए आप पहले सबसे इजी रास्ता जो है, आप बोलेंगे कि डायरेक्टली यार हमें क्यों लिखना है H2O, हम डायरेक्टली लिखेंगे H2O के। एक रास्ता ये भी है H2O2, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। क्यों? ये वायलेट करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये हमें इसकी फॉर्मूला ही चेंज कर देता है वाटर की। ये पता है हमें, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म, तो ऐसे नहीं कर सकते हम इसको बैलेंस। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो एटम्स बनाने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो चेंज करेंगे रिएक्टेंट साइड से, और प्रोडक्ट साइड से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम चेंज करेंगे। हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करेंगे। उससे हम देखेंगे कि कुछ फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट साइड से ट्वाइस H2, 2 मॉलिक्यूल्स H2 के प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स H2O। अगर मैं अब गिनूंगा, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 हाइड्रोजन है, 2 इसका जो है कोफिशिएंट जो है लेफ्ट साइड पे, इसका है 2 ऑक्सीजन, तो बराबर हो गए। इस वाली रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का ख्याल रखते हैं। अब इस वाली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हमने बैलेंस कैसे किए, हमने चेंज किया ये वाले कोफिशिएंट्स, इसको 2 बना दिया। पहले ये खाली H2, दैट मीन्स ओनली 1 H2, 1 हम लिखते नहीं, वो ओमिट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 बना दिया, यहाँ पर हमने 1 ही रखा, यहाँ पर भी हमने 2 बना दिया। तो ये जो नंबर्स है जो हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स या फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स, इन वाले नंबर्स को जो है हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, हम खाली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स चेंज कर सकते हैं बैलेंसिंग में। तो उस हिसाब से जो है हमारा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बन जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है, अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यहाँ पर जो है 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ये जरूरी है आपको, जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस अब स्टार्ट करेंगे, आप उसकी बेसिस जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें देखना है कि इंफॉर्मेशन जो है, अब स्टोइकियोमेट्रिक ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब इंफॉर्मेशन क्या देती है, मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं 2 H2O। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? 2 molecules of hydrogen plus 1 molecule of O2 gives 2 molecules of H2O। ये पहली, लेकिन इससे पहले भी मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा
मोल की भी फॉर्मूला वैसे ही लिखते हैं हम, मॉलिक्यूल की भी फॉर्मूला लिखते हैं। इसका मतलब ये भी है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये H2O नहीं है, सॉरी, तो ये हाइड्रोजन है। 2 moles of hydrogen plus 1 mole of oxygen, ये देता है हमें 2 moles, या हम मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम मोल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 moles of H2O। अब हमें, इससे पहले हमने पढ़ा है कि मोल कॉन्सेप्ट का, हमने पढ़ा है कि मोल कॉन्सेप्ट का, एक मोल का कितना वेट होता है। एक मोल का जो है मास हाइड्रोजन के वो है 2 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेटली हम लेंगे 2 ग्राम्स। तो इसको हम बताएंगे, इसका मतलब ये है 2 इंटू 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्ट करते हैं, अगर ये भी ग्राम्स में 1 मोल ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बना लेते हैं हाइड्रो, वाटर का जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 है, 2 इंटू 18 36 ग्राम्स H2O। ये वाला इंफॉर्मेशन हमें पता है कि जो मोल्स का मतलब है, मोल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये खाली एक्सप्रेशन चेंज हो रही है। यहाँ पर जो है मोल्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिक है। फिर हमें पता है कि मोल्स का जो मास जो होता है वो है मोलर मास के बराबर। मोलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक या फॉर्मूला मास के बराबर होता है ग्राम्स में। तो उसी कोरिलेशन को यूज करके हम डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है मोल्स का जो है एक मोल होता है 6.022 into 10 raised power 20, 6.022 into 10 raised power 22, 23 पार्टिकल्स का, तो जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है 2 मोल्स, 2 into एवोगाड्रोस नंबर, Na molecules of H2 plus 1 into Na, Avogadro's number of molecules of O2, ये हमें देता है 2 into Na molecules H2O। तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है ये हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, अगर हम वॉल्यूम्स में, गैसेस वॉल्यूम्स हमें पता है, अगर हम ये मानेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये एक एसटीपी पे हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और हो रही है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स होता है, 2 इंटू 22.4 लीटर्स H2। ये रिएक्ट करते हैं 22.4 लीटर्स N2 O2 एट STP, ये बना देते हैं हमें 2 मॉलिक्यूल, ये 2 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ H2O। ये सारे, क्योंकि H2O का मैं वॉल्यूम में इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लिक्विड स्टेट में मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका मास ही ले रहा हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जब आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल सकती है। तो इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर जो है वो सारे आपके स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन जो है वो सारे इसी पर आधारित। तो स्टोइकियोमेट्री का मैंने आपको बोला, स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही है मेजरमेंट ऑफ एक रिएक्शन। अगर हमें दी है, हमें मेजर करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना, अगर हमें रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, या हमें अगर हमें प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रिएजेंट हमें लग जाएगा, वो चीजें जो है वो हमें स्टोइकियोमेट्री बता देती है। तो स्टोइकियोमेट्री है कैलकुलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास भी बता देता है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। तो इसकी बेसिस जो है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज मेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब ये चीज
समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम पहले रिएक्शन का जो है, इस रिएक्शन का 20 grams ऑफ MgCO3 डिकम्पोजेस कंप्लीटली टू MgO एंड CO2, इसका हम पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो वो ऐसे है, MgCO3 इसकी डिकम्पोजिशन होती है MgO में प्लस CO2 में, ये फॉर्मूला है। दूसरी बात, जब हमने केमिकल इक्वेशन लिखी तो हम देखेंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या ये हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड से भी देखना है कौन कौन से एटम्स हैं और वो कितने हैं, वो बराबर होने चाहिए, वही एटम्स प्रोडक्ट साइड से। हम रिएक्टेंट साइड से देखेंगे, मैग्नीशियम जो है वो 1 है, कार्बन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम्स है। प्रोडक्ट साइड से मैग्नीशियम जो है वो 1 है जो MgO में है, कार्बन जो है वो 1 है जो कार्बन डाइऑक्साइड में है, ऑक्सीजन जो है MgO में 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है। तो टोटल हो गए 2 + 1 = 3। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन से जो है हम दूसरा स्टेप हम जाएंगे, जो हमें पहला पार्ट जो है उसमें हम लिखेंगे। अब दिया क्या है, हमें दिया है 20 ग्राम ऑफ MgCO3 डिकम्पोजेस कंप्लीटली टू MgO एंड CO2। इसका मतलब है, इस वाली बैलेंस्ड केमिकल का रिएक्शन का मतलब है MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2। इसका मतलब है 1 मोल इसका MgCO3 का, ये देता है हमें 1 मोल MgO का और देता है हमें 1 मोल CO2 का। अब चूंकि हमें पहला पार्ट ये जो है हमें दिया है 20 ग्राम ऑफ MgCO3, हम देखेंगे 20 ग्राम ऑफ MgCO3 कितना मोल्स होता है। हमें पता है जब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होता है तो 20 ग्राम दिया है हमें, 20 ग्राम होता है 20 बाय मोलर मास ऑफ MgCO3। MgCO3 का मोलर मास कितना है, मोल्स। MgCO3 का मोलर मास है 20 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ से Mg का 24 है प्लस कार्बन का 12 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो ये बराबर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 84। 20 डिवाइड बाई 84 में चेक करूंगा तो वैसे यही होना चाहिए 84। मैं स्टिल कैलकुलेटर पे चेक करूंगा, कैलकुलेटर 24 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, वो आ जाता है 84। अब 20 बाई 84 जो है वो किसके बराबर आता है, 20 डिवाइडेड बाई 84, वो आ जाता है 0.238, 0.238 मोल्स ऑफ MgO। रिएक्शन से, बैलेंस्ड रिएक्शन से हमें पता है 1 मोल जो है वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल MgO देता है। अब जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिल जाता है, 1 मोल MgO का भी मिल जाता है, तो 0.238 मोल्स कितना देंगे। तो हम फिर से लिखेंगे MgCO3 gives MgO प्लस CO2। तो इसने हमें दिया 1 मोल
यूज 1 मोल इसका प्लस 1 मोल CO2 का। तो हमने कैलकुलेट किया 20 ग्राम जो है 0.238 कितना देगा हमें, ये इतना ही देगा 0.238 मोल MgO 0.238 CO2। तो पहले पार्ट का जो आंसर है हमें मिल जाते हैं मोल्स ऑफ MgO जो बना देता है 20 ग्राम, मोल्स ऑफ MgO 0.238, मोल्स ऑफ CO2 वो भी मिल जाते हैं 0.238। ये हमारा पहला पार्ट जो है वो हो गया कंप्लीट। दूसरा पार्ट जो है अमाउंट ऑफ MgO एंड CO2 फॉर्म्ड इन ग्राम्स। अब एक बार जब हमें मोल्स पता चला, ग्राम्स को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दूसरा पार्ट देखूंगा। दूसरे पार्ट के सोल्यूशन के लिए फ्रॉम पार्ट 1 moles of MgO form is equal to 0.238। इसी तरीके से moles of CO2 0.238। अब हमें पता है मोल्स ऑफ ये MgO, जब हमें मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ MgO, मोल ऑफ MgO इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ MgO, GMM। वो कितना है, ग्राम मोलर मास कितना है, 12 प्लस 16 ग्राम्स। 12 प्लस 16 ग्राम्स जो है MgO का, सॉरी MgO का जो है 24 प्लस 16 वो है 40 ग्राम। 1 मोल है 40 ग्राम के बराबर। 1 मोल MgO is equal to 40 grams। 0.238 mole MgO is equal to 0.238 into 40। 0.238 into 40 जब करते हैं तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 9.52। तो इस रिएक्शन में जो है जब 20 ग्राम MgCO3 डिकम्पोज हो जाएगा तो 9.52 ग्राम्स जो है वो MgO फॉर्म हो जाएगा। दूसरा पार्ट भी जो है मोल्स ऑफ CO2 0.238 मोल्स है। 1 मोल ऑफ CO2 वो होता है बराबर 44 ग्राम, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 प्लस 16 प्लस 16। तो 0.238 मोल्स कितना हो, 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.238 तो वो हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.238 वो हो गया 10.472 ग्राम्स। 10.472 ग्राम्स CO2। तो इसका जवाब भी हमें मिला। अगर हमें ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है तो हमें 9.52 ग्राम्स जो है वो मिल जाएगा MgO, वो 10.472 ग्राम्स जो है वो मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ दूसरा पार्ट, भी हमने इसका सॉल्व किया। तीसरा पार्ट जो है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP। आपको पता है इस वाली रिएक्शन में जो है, मैं आपको तीसरा पार्ट इसी में दिखा दूंगा। तो इस वाली रिएक्शन में जो है तीसरे पार्ट का, इस वाली रिएक्शन में जो MgO MgCO3 gives MgO प्लस CO2। CO2 जो है वो गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है।
पता है कि गैस की क्या होती है, एक मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। अब पार्ट फर्स्ट से हमें पता ही चला फ्रॉम पार्ट 1 20 grams 20 grams gives 20 grams of MgCO3 gives 0.238 moles of CO2, moles of CO2। तो हमें लेकिन वॉल्यूम में चाहिए। हमें पता है 1 mole of CO2 at STP, standard temperature and pressure, equal to 22.414 liters। लेकिन हमारे पास जो है बना है 0.238 मोल्स ऑफ CO2, 0.238 मोल्स ऑफ CO2 is equal to 22.414 into 0.238 लीटर्स। तो उसका जो है मल्टीप्लीकेशन वो आ जाता है 22.414 मल्टीप्लाइड बाय 0.238। वो आप जब देखेंगे वो आ जाएगा 5.33 लीटर्स के अराउंड, 5.33 लीटर्स के अराउंड। तो ये वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म हुआ है एट एसटीपी। इस रिएक्शन से रिएक्शन 20 ग्राम MgCO3 जब डिकम्पोज हो जाएगा तो ये इतना वॉल्यूम ऑफ CO2 दे देगा। तो इसमें जो है हमने ये सारी इसके पार्ट्स जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिए सॉल्व करके। इसी तरीके से आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स आएंगी, तो आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। पहले इक्वेशन लिखनी है, उसको बैलेंस करना है, फिर देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इक्वेशन से जो डिराइव करते हैं हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगेगी हमें। तो उसी हिसाब से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो इस चीज को मैं आपको केमिस्ट्री से बाहर लेके कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो एक एग्जांपल है जो हम दीवार बनाना चाहते हैं। दीवार के लिए जो है हम अगर दो दीवारें हमें बनानी है, दो मकान की दीवारें बनानी है हमें, टू वॉल्स हमें बनाने हैं, टू वॉल्स। इंजीनियर जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे देता है हर एक वॉल के लिए जो है हमें मटेरियल क्या क्या लग जाएगा। तो इंजीनियर की कैलकुलेशन है फॉर वन वॉल ये बता देता है आपको ब्रिक्स लगेंगी 10,000। दूसरा जो है ये बताता है आपको सीमेंट लगेगा 100 kg, 100 kg और 100 kg। ये एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये रियल कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल ये नंबर्स दे रहा हूँ। 10,000 ब्रिक्स लगेंगे, सीमेंट 100 kg लग जाएगा, वो सैंड जो है वो आपको लग जाएगा, मान लो वो भी 200 kg लग रहा है। तो आपके पास ये तीन आइटम्स जो है एक वॉल बनाने के लिए है जो आपको एस्टिमेट दे रहा है एक इंजीनियर। तो अब इस इंजीनियर की इसका अब जब हम लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो 10,000 ब्रिक्स प्लस 100 kg सीमेंट प्लस 200 kg सैंड, ये दे देता है हमें वन वॉल। केमिकल इक्वेशंस की भाषा में बताएं तो ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक ब्रिक्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 10,000,
सीमेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 100, सैंड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 200। अब आप देख रहे हैं कि आपको 2 वॉल्स बनाने हैं। आपके पास मटेरियल क्या है, ये आपको इंजीनियर ने दे दिया, ये आप अलग छोड़ दो एस्टिमेट। लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास है, प्रैक्टिकल बात जो है आपके पास है 23,000 ब्रिक्स, 220 kg सीमेंट, और आपके पास है 150 kg। तो आप देख रहे हैं, अगर आप ब्रिक्स को मान के चलते हैं, आपके लिए एक वॉल को 10,000 चाहिए, आपके 2 वॉल्स आराम से, अगर आप कैलकुलेशन ब्रिक्स के हिसाब से करते हैं तो आपके हिसाब से आराम से 3,000 ब्रिक्स बच जाएंगे, आपके 2 वॉल्स बनेंगे। आप सीमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक वॉल को 100 kg सीमेंट लग रहा है, तो 2 वॉल्स को, इसमें 2 वॉल्स बन जाएंगे प्लस 3,000 ब्रिक्स बच जाएंगे, जिनको बोलते हैं वो रिएक्ट नहीं करे, वो वॉल में नहीं चली गई। इसमें 2 वॉल्स बनेंगे प्लस जो है 20 kg बच जाएंगे सीमेंट। लेकिन इसमें 150 kg सैंड में हमें एक वॉल के लिए जो है, एक वॉल के लिए हमें जो होती है 200 kg चाहिए होती है, यहाँ पर 150 kg ही है, तो हम इससे जो है, हम इससे एक वॉल भी नहीं बना सकते। तो इसमें नो वॉल, मतलब अगर हमें फुल एक वॉल बनाना है, हम नहीं बना सकते, हम अनसक्सेसफुल रहेंगे। तो एक्चुअल जो कंडीशन है, प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे, हम वॉल नहीं बना पाएंगे इस मटेरियल से। ऑल दो ये रिएजेंट्स जो है, उसमें ब्रिक्स जो है वो एक्स्ट्रा है, 2 वॉल से एक्स्ट्रा है, 220 kg सीमेंट है, 150 kg सैंड है, लेकिन ये वाला रिएजेंट जो है, जो एक रिएक्शन को लिमिट करता है, एक रिएक्शन की कैलकुलेशंस को जो है इसी पे के आधार पे होना चाहिए, उस वाले रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो मैं अगर वो लिखूंगा, रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, अभी आधा ही वॉल बना होगा, सैंड जो है वो हमें कंज्यूम हो जाएगी कंप्लीटली, तो हम पूरा एक वॉल भी नहीं बना पाएंगे, उस वाले रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, अगर हम इस हिसाब से ब्रिक्स के पर कैलकुलेशन करते तो हमें 2 वॉल्स बनते थे, सीमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करते 2 वॉल्स बनते थे, लेकिन रियली जब हमें एक वॉल भी नहीं बना, तो जो सारी कैलकुलेशन जो है वो होनी चाहिए बेस्ड लिमिटिंग रिएजेंट पे, उस रिएजेंट पे जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होगा। तो इसी चीज को एक केमिकल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। Calculate amounts of CO2 formed in grams when 20 gram of carbon reacts with 20 gram of oxygen. Take atomic mass of magnesium, carbon and oxygen equal 24. मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो 24, 12 and 16 respectively. अब देख लो आप, पहले हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जब लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन में क्या क्या चाहिए हमें और कितना अमाउंट चाहिए। उस चीज के लिए अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है 1 मोल कार्बन एटम, हम पहले देखेंगे ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड है, हमें कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे इसके, तो बैलेंस्ड, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब ये इंफॉर्मेशन क्या देता है, 1 मोल कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये देते हैं 1 मोल CO2
जो है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमें अमाउंट जो है वो ग्राम्स में दिया है, हम इस 1 मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। इस कार्बन 1 मोल का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है या मोलर मास जो है वो 12 ग्राम है। 12 ग्राम कार्बन एटम्स प्लस 32 ग्राम O2, ये देता है हमें 44 ग्राम CO2। ये चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी जब आपने पढ़ा है मोलर मास के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये ग्राम्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं मोल्स में, ये आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास 20 ग्राम्स है। हम अगर पहले जो है हम कार्बन पर कैलकुलेशन करेंगे, 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हम देखेंगे 12 ग्राम के लिए 12 ग्राम के लिए 12 ग्राम रिएक्ट्स 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें 20 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, वो होगा 32 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 20। इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ 32 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 12, 53.33 ग्राम्स। तो लेकिन मैंने आपको क्या दे दिया है, डेटा क्या है, हमें 20 ग्राम, अगर 20 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो उसको 53.33 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए। तो वो हमारे पास है नहीं ऑक्सीजन, हमें इसमें जो है वो खाली कितना ग्राम है, 20 ग्राम्स है। बट वी हैव 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इस रिएक्शन को रोक देगा। जब हमें उससे कम दिया गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है इसमें, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस हमें एटलीस्ट 12 ग्राम को रिएक्ट कराने के लिए हमें चाहिए 12 ग्राम 20 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए हमें 53 ग्राम्स चाहिए थे, लेकिन हमारे पास है 20 ग्राम्स। तो हम अब कैलकुलेशन किस बेसिस पे करेंगे, ऑक्सीजन के बेसिस पे करेंगे। हम देखेंगे 20 ग्राम 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन नीड्स कितने, 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन टू रिएक्ट कंप्लीटली। हम देखेंगे हमारे पास कितने ग्राम्स है, 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 20 grams of oxygen will 12 by 32 into 20। जब हम 12 by 32 into 20 करेंगे, 12 multiplied by 20 divided by 32, 7.5 grams of carbon। तो हमें 12 ग्राम कार्बन में से ऑक्सीजन कंप्लीटली खत्म हुआ होगा, ऑक्सीजन के 20 ग्राम कंप्लीटली खत्म हुए होंगे, कार्बन रिएक्ट करेगा ओनली 7.5 ग्राम्स। तो इस वाली रिएक्शन से जो है हमें पता चला कि रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट करेगा कार्बन, किस पर, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन जब हमने यूज किया। अब हमें पता है कि रिएक्शन में जो है लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमें, मैं ये स्लाइड इरेज कर देता हूं। तो अब हमें पता चला 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन needs only 7.5 grams of carbon।
अब इसको डायरेक्टली हमें जो है, हम इसको कार्बन और ऑक्सीजन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वहाँ कोई तीसरा रिएजेंट नहीं बन रहा है। इनका जो 10 एडिशन है, 20 लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऑफ मास के हिसाब से इनका एडिशन जो है वो आएगा amount of CO2 formed, amount of CO2 formed इज इक्वल टू, क्योंकि रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के हैं, कंप्लीटली हो जाएगा 20 प्लस 7.5 ग्राम, वो हो जाएगा 27.5 ग्राम्स। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट 27.5 ग्राम जो है वो बन जाएगा इस वाली रिएक्शन से। पहले हमने इस रिएक्शन में क्या देखा कि हमारा अगर हम कार्बन के हिसाब से कैलकुलेशंस कर देते तो हमें एटलीस्ट 53 ग्राम्स चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिमिट करता है रिएक्शन को खुद कंप्लीटली कंज्यूम होके, तो हमारी रिएक्शन बेस्ड होनी चाहिए लिमिटिंग एजेंट पे। तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट कर देते हैं हमें आता है 27.5 grams total of carbon dioxide that will be involved in this reaction, और 12